1 या 10 मिनट बाद करते ना, चालू कर देते। क्या है पीयूष मिश्रा, ये मेरे को क्यों लिंक भेज रहा है तू? ये कृष्णा अभी तक क्यों रुका है? कृष्णा कोई बात नहीं, कृष्णा अभी तो आवाज आ रही नहीं, मैं यही हूँ सर, 1 मिनट। हाँ कृष्णा त्रिवेदी। थोड़ी सही नहीं लग रही यार मेरे को। ये तुम लोगों की सही है तबीयत? तुम्हारी तबीयत सही है? नहीं सर, क्लास कैंसिल कर देते हैं, सबको रेस्ट मिल जाएगा। अरे कफ हो गया है मेरे को थोड़ा, ये ट्रेवल करते हैं ना, पता नहीं उससे हो गया है या तो कुछ। ये हो गया था ना वेटिस्टोन ब्रिज वाला कल अपना। यस सर। इसके बाद अपन ये नहीं हुआ था ना, ये बैलेंस वेटिस्टोन ब्रिज है ना, तो करंट आर से में करंट क्या हो जाएगी? अच्छा 0। हाँ ठीक है, करंट इन आर से क्या हो जाएगा? ऐसा होगा क्योंकि उधर करंट ही नहीं जाएगी। इज 0। करंट मतलब यहाँ पे थर्मल करंट क्या? ऐसा क्यों होगा आरसी में करंट ही नहीं होगा? वो फिर अपन ना 12th क्लास में डेरिवेशन करेंगे उसका, वो उससे पता लग जाता है। अभी तो इतना याद रखना ना, ये ऐसा होता है। अभी याद, वहां पे भी वैसे तो याद ही करवाते हैं कि याद रख लो, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। वरना तुम कैसे करना है वो तुम्हें बता दूंगा, करना तुम्हें पर वो 12th क्लास में समझेंगे। जेई में तो नहीं आता होगा ना? नहीं आता जी, एडवांस में भी नहीं आता है। ऐसी बात थोड़ी ना पूछेगा क्यों 0 होता है, उसका एप्लीकेशन पूछेगा वो, क्या क्या पूछेगा, है ना। एक क्वेश्चन है जो तुम्हें सॉल्व करना है खुद से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ऐसे 3 रोड है हमारे पास, ठीक है। इनके लेंथ वगैरह दे रखे हैं हमें, L1 K1 A1, ये दे रखा है L2 K2 A2, और ये दे रखा है L3 K3 A3। यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है T1 और यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है T2। T2 जो है वो छोटा है T1 से। आपको इस सिस्टम के लिए की इक्विवेलेंट पता करना है। फाइंड के इक्विवेलेंट फॉर दिस सिस्टम। बताओ कैसे करोगे? इसके लिए के इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बताओ? सर मतलब पहले तो जो ये सबके आर को इक्वल करेंगे, आर निकाल लो ना, सबके आर निकाल लो। और मतलब ये जंक्शन R1 टेम्परेचर कितना हो दोनों निकालेंगे। नहीं, जंक्शन टेम्परेचर निकालने की जरूरत नहीं है। देख आर निकाल लो, सबके आर कितने हो जाएंगे? L1 अपॉन K1 A1, R2 हो जाएगा L2 अपॉन K2 A2, और R3 हो जाएगा L3 अपॉन K3 A3। अब तीनों सीरीज में ना है, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, हाँ है ना। ये वैल्यू पुट कर देना ऊपर से, वापस वही सारे टर्म्स लिखने पड़ेंगे तुम्हें। अब के इक्विवेलेंट निकालोगे किसके लिए? पूरी रोड के लिए।
तो पूरी रोड को एक कमांड मान लो, है ना। तीनों को मिला के एक टाइप की रोड मान लो। मतलब ये है कि तीनों की थर्मल कंडक्टिविटी बराबर है के बराबर, के या के इक्विवेलेंट के बराबर है। तो वापस से रेजिस्टेंस लिखो। अब R1 को क्या लिखोगे बताओ? L1 अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू A1, समझ आई बात ये? R2 को क्या लिखोगे? L2 अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू A2, और R3 को क्या लिखोगे? L3 अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू A3। अब इसका R इक्विवेलेंट निकालो। इनको R1 डैश, R2 डैश, R3 डैश बोल देना ना। तो R1 डैश, R2 डैश और R3 डैश, ये तीनों, अब देखो पहले वाला और अभी वाला जो R इक्विवेलेंट है वो तो बराबर ही आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों को बराबर कर दिया जाए। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू R1 डैश, R2 डैश और R3 डैश। सारी वैल्यू पुट करोगे तो कुछ इस तरीके से आंसर मिलेगा। मैं आंसर लिख देता हूं, क्या आएगा? A इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n Li डिवाइडेड बाई Ki, और नीचे मिलेगा समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n Li डिवाइडेड बाई Ki Ai। ये आंसर मिलेगा। ये समेशन लिखने का मतलब समझ गए? यहाँ N3 है ना, कितने भी आ जाए। यहाँ N3 है ना कि हाँ, यहाँ पे तो 3 है, पर 3 से ज्यादा हो, इसलिए अपन ने जनरल फॉर्म में लिख लिया है। हाँ सर। स्टैंडर्ड प्रोफाइल। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। कर लिया? नोट कर लिया? एक सेकंड सर। सर वो ऊपर वाले में न्यूमरेटर में Li अपॉन KI होगा या Li अपॉन AI? हाँ, ए होगा ना, सही है। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है हमें,
एक कंडक्टिंग रोड है, उसके साथ में अपन ने एक कंटेनर को कनेक्ट कर रखा है। कंडक्टिंग रोड का एक एंड जो है वो हाई टेम्परेचर पे है, तो यहाँ से ये हीट फ्लो करवा रहा है, और हीट फ्लो जो है वो कंटेनर के अंदर जा रही है, मतलब हीट कंटेनर को मिल रही है। कंटेनर के अंदर पानी है, उसका टेम्परेचर T1 है, T इक्वल टू 0 पे। उसके लिए डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट और मास दे रखा है। समझ आई बात ये? अब आपको बताना है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। कि टी टाइम के बाद कंटेनर के अंदर टेम्परेचर का फंक्शन आपको निकालना है, मतलब टेम्परेचर का फंक्शन निकालना है टाइम के फॉर्म में। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, इसको ये बताओ बस करोगे कैसे, फिर सॉल्व तो मैं करवा देता हूँ, पर तुम क्या सोचते हो वो बताओ मेरे को एक बार। बताओ कैसे करना है? सर हम्म, वो डी क्यू अपन डी टी से, dq upon dt से क्या करना है? मतलब जो डी क्यू अपन डी टी, मतलब वो उधर टी टाइम है, मतलब वो करंट है, उसको हम डेल्टा टी के अपन एल लिखेंगे, फिर क्यू को एम एस डेल्टा टी लिखेंगे, हाँ और दूसरी साइड डेल्टा टी के ए है, तो बाद में जो एम एस डेल्टा टी है उसमें, मतलब एक सेकंड और आगे करना है, एक मिनट। देखो कुछ तो सही बोला है इसने। बाद T में टाइम पे डी टी को उस जैसे, साइड लेके इंटीग्रेशन। हाँ इंटीग्रेशन होगा, सही है। मान लो टाइम t पर टेम्परेचर जो होगा वो T हो जाएगा, है ना, एट टाइम T पर। T सेकंड के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा उसका? कैपिटल T हो जाएगा। ये कैपिटल T हमें फाइंड आउट करना है। समझ आ गई बात ये? यस सर। अब मान लो कि T अगर जब टेम्परेचर हो गया तो हीट कितना, हीट करंट क्या हो जाएगा? हीट करंट कितना हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा TH माइनस ऑफ T इंटू KA डिवाइडेड बाई L। समझ आ गई बात ये? स्मॉल L। टी होगा T1, वो कौन सा लेना है? हाँ नहीं देख, T1 तो इनिशियल टेम्परेचर है, वो तो T1 तो 0 पे ही है। ओके। जब टाइम T के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो गया होगा तो उस टाइम पे कितनी हीट फ्लो हो रही होगी वो हाँ, निकाला है, तो टाइम T पे है ना। हाँ सर। एंड हीट फ्लो को और क्या लिखते हैं? dq बाई dt लिखते हैं ना। dq को क्या लिख सकते हैं अपन? dq को क्या लिख सकते हैं? ms dt डिवाइडेड बाई स्मॉल t। dq को ms डेल्टा t लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो mw sw
into d capital T divided by small t equal to ka th minus t सर लैपटॉप हैंग हो गया। क्या नहीं आगे सब लोग देखो यहाँ पे थे अपन है ना। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, अब देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ dt के नीचे t वाले फंक्शन लेके आ जाए, टेम्परेचर वाले th माइनस टी। वेरिएबल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, वेरिएबल क्वांटिटी T. क्या है, टेम्परेचर टेम्परेचर है ना, इनटू स्मॉल टी। बना, सब कुछ आ गया ना। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे अपन तो जीरो पे टेम्परेचर कितना है T1 और टाइम t पे टेम्परेचर कितना है कैपिटल T। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा dt अपॉन th माइनस टी का, कितना होगा इंटीग्रेशन इसका, th minus t by 1 माइनस ln ऑफ ln th minus th माइनस टी। इंटीग्रेशन कर रहे हैं और लिमिट पुट करोगे t1 से t तक इक्वल टू उधर हो जाएगा ka डिवाइडेड बाई mw/sw। सर वो Into ln के साथ th पे मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं होगा बेटा, वो कोफिशिएंट थोड़ी ना है, कांस्टेंट है वो, ठीक हाँ है, वही ठीक। कोफिशिएंट थोड़ी ना है। अब लिमिट पुट करोगे तो पहले t पुट होगा, बाद में t1 पुट होगा, तो इसकी जगह पुट करना है, ठीक है ना। तो माइनस ln th माइनस टी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ln th माइनस t1 इक्वल टू, ये जो है ना इस पूरे को एक मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ। किसको, ये वाला पूरा एक फैक्टर कांस्टेंट मान लिया जाए, क्योंकि ये तो वेरिएबल है नहीं। इसको क्या मान लेते हैं, k डैश मान लेते हैं, तो k डैश इंटू टी है ये, ऐसा मान लेते हैं ना। इधर से क्या लिख दोगे ln, इधर से क्या लिख दोगे ln, देखना इसको मैं क्या लिख रहा हूँ th माइनस t1 अपॉन th माइनस t1 और इक्वल टू माइनस ऑफ k डैश इंटू टी लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैंने जो किया है उसे समझो। हाँ समझ गया समझ गए सर। अब एंटी लॉग ले ले दोनों साइड, हमें निकालना t है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो th माइनस टी डिवाइडेड बाई th माइनस t1 इक्वल टू माइनस ऑफ k डैश इंटू टी। ये बात समझ आ गई। हाँ यहाँ से हमें t निकालना है ना, तो th माइनस टी इक्वल टू ये वाला पूरा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा th माइनस t1 e की पावर माइनस k डैश इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ से t निकालना है तो t की वैल्यू देखो क्या आ गई है, th और माइनस th माइनस t1 e की पावर माइनस k डैश इंटू टी। ये आंसर है। सर तो इसमें रो डब्ल्यू का क्या यूज? क्या रो ठीक है, दे दिया है, यूज नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है। एक बार आप थोड़ा ऊपर कर सकते हो?
कर लिया, नोट कर लिया? नहीं सर। 1 मिनट सर। हो गया सर। हो गया? हो गया कर लिया, नोट कर लिया? क्या हुआ? ये अमन क्या कर रहा है? ये अमन ही तो है। क्या? अरे सर मैंने क्या किया? सबका म्यूट है, तेरा ही चालू है। अरे पर चालू है तो उसका क्या मतलब हुआ? ये सर मतलब हुआ कि तू क्यों बोल रहा है ऐसे सर सर? ऐसा कब बोला मैंने? अमन, ओ अमन, हाँ सर। ठीक है। एक क्वेश्चन और, अच्छा है वो भी। आपको पता है 27 तारीख से चालू हो रहा है मैच इंटरनेशनल। नहीं पता है। इंडिया से इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ये तो पता है ऑस्ट्रेलिया के साथ है, बट ये पता नहीं 27 तारीख को चालू हो रहा है। क्या ही देखना है मैच वेच, स्कोर देख लिया करो बस। स्कोर वो देखने में आपको क्या मजा आता है? चालू हो रहा है इंग्लैंड वाला मतलब पता है कितने ना कितना मैच है? मजा आया था कि 3 सुपर ओवर हुई थी वो वाले सीरीज, किसमें? न्यूजीलैंड वाले सीरीज में। तो हाँ ऐसे सीरीज में मजा आती है। पता नहीं है अपने वाला। ये जरूर पता है कि वो 1992 वाली जर्सी वापस पहन रहे हैं लोग, मतलब वैसी डिजाइन वैसी आई है ना वापस। हाँ सर, वो एडवर्टाइज में आती है इंडिया इंडिया। ऐसा बोल तो रहे हैं। अभी कौन स्पॉन्सर कर रहा है? टेस्ट में तो एमपीएल, शायद ओप्पो ही है। अभी एमपीएल और बायजू। पहले देखो कैसे स्पॉन्सर थे क्वेश्चन, और अब कैसे स्पॉन्सर। देखो क्वेश्चन क्या है ये। वहां पे जहाँ पे टेम्परेचर अपना माइनस में होता है, तो लेक वगैरह में क्या होता है, नीचे तो होता है पानी, और सरफेस पे क्या जमना स्टार्ट हो जाती है? आइस। बड़ा सबसे पहले आइस कहाँ पे जमती है? सरफेस पे जमती है, और नीचे होता है पानी उसमें। मतलब ये होता है कि सरफेस का टेम्परेचर तो कम हो जाता है, और नीचे का टेम्परेचर क्या रहता है?
ज्यादा देता है, बट नीचे टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और आइस कितने पे, -3 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। समझ रही बात ये? हाँ सर। सबसे पहले जो आइस सेटल मतलब जमना स्टार्ट होगी वो ऊपर से स्टार्ट होगी ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे आइस जो है वो जमती जा रही है। तो आपको ये बताना है कि टी टाइम के बाद कितनी डेप्थ तक आइस सेट हो जाएगी या कितनी डेप्थ तक आइस जम जाएगी। फाइंड द डेप्थ ऑफ द आइस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। फाइंड द डेप्थ ऑफ आइस as a function of time t। और इसके लिए कुछ डेटा आपको दे रखे हैं कि आइस की थर्मल कंडक्टिविटी और वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी बराबर दे रखी है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, और उसको के बोला है यहाँ पे, ठीक है ना। और क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला है यहाँ पे कैपिटल ए। समझ आई बात ये? हाँ सर। ये आपको बताना है। देखो कैसे करना है, इधर समझना। मान लो कि अभी टी टाइम में वाई डेप्थ तक आइस सेटल हो चुकी है ना। कितनी सेटल हो चुकी है? वाइड डेप्थ। ऐसे वाई डेप्थ तक आइस सेटल हो चुकी है। अब dt टाइम में छोटा सा आइस का स्लैब बनेगा। dt टाइम में ये छोटा सा आइस का स्लैब बना दिया। अच्छा, इसमें जो हीट फ्लो हो रहा होगा, हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या है? हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर, तो ये हीट फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये हीट फ्लो की डायरेक्शन है। इसकी जो डेप्थ है वो कितनी हो जाएगी, dy। वाई। इसकी डेप्थ हो जाएगी dy, और कितने टाइम में, dt टाइम में, dt टाइम, है ना। dt टाइम में हो जाएगा। तो इसमें ये देखो कि हीट फ्लो कितना हो रहा है टाइम t पर, है ना, एट टाइम t सेकेंड। जैसे ऊपर वाला किया था वैसे ही कर रहे हैं। टाइम t सेकेंड पे dq/dt निकालो, वो कितना हो जाएगा, k a। टेम्परेचर हायर टेम्परेचर 0 है और लोअर टेम्परेचर -t है, डिवाइडेड बाई y। आ गई बात समझ में? क्या लिखा ये, a a कैपिटल T डिवाइडेड बाई y। ये dq/dt हो गया, है ना। अब देखो dq को वहां पे ms डेल्टा t लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसने बोला है कितनी डेप्थ तक आइस बन जाती है, मतलब वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ml यूज होगा ना इस बार। हाँ। अब ml यूज होगा, तो dq को क्या लिख सकते हैं, दोनों m into यूज नहीं होगा? हाँ, दोनों होगा ना, क्योंकि वो -t है तो मतलब 0 पहले आइस में कन्वर्ट होगा फिर और टेम्परेचर। अपने को सिर्फ आइस वो जमानी है, टेम्परेचर कम नहीं करना उसका, मतलब होएगा तो वो अपने आप हो जाएगा बाद में ऊपर। अपने को ये देखना है कि टी टाइम में कितनी आइस जम जाएगी, है ना। तो सिर्फ आइस जमाने तक का काम हमें करना है। तो dq इक्वल टू m इंटू dm लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ना। और dm को क्या लिख सकते हैं, छोटे से मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी मान लेते हैं रो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a इंटू dy। सही है ना। हाँ।
तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। सो ये हो जाएगा हमारे पास रो ए एल इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू के ए कैपिटल टी डिवाइडेड बाई वाई। तो ये dy यहाँ- कैसे लिखा? हाँ बेटा, डी वाई कुछ देखना, नहीं। छोटा सा मास लिखा है उसका। और तो उधर वाई को गया। यहाँ तो टी टाइम में कितनी डेप्थ समझ आ गया, आ गया। ऑलरेडी, हाँ हाँ ठीक है। है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद इधर जो भी कांस्टेंट है सब इधर लेके आ जाओ। के ए कैपिटल टी कांस्टेंट है डिवाइडेड बाई ए से ए तो कट जाएगा, ए तो हटा दो, और इधर हो जाएगा डी टी। अब टाइम 0 पे y की वैल्यू y थी, नहीं टाइम 0 पे कितना था 0, और t टाइम पे कितना सेट हो चुका था, y तक सेट हो चुका था t टाइम पे, है हाँ सर, हमने ऐसा assume किया था। ना। तो अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 हाँ। इक्वल टू k कैपिटल T डिवाइडेड बाई रो इंटू एल स्मॉल t। यहाँ से हमें क्या निकालना था, डेप्थ निकालनी थी y। तो ये हो जाएगा रूट और ऑफ 2kt स्मॉल t डिवाइडेड बाई रो इंटू एल और इसका कवर हाफ। समझ आया ये? हाँ सर। हाँ सर। तो ये कंडक्शन वाला खत्म हुआ, इसके बाद रेडिएशन स्टार्ट होगा, है ना। ये कंडक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया है, अब रेडिएशन पढ़ेंगे अपन। कन्वेक्शन में कन्वेक्शन 1-2 पेज की थ्योरी है, वो एनसीईआरटी में से ही पढ़नी है तुम्हें, उसमें क्वेश्चन आते ही नहीं है। वो मतलब ये चैप्टर 12 है ना एनसीईआरटी का? हाँ 11 12 11 11 है। हाँ 11 एनसीईआरटी में तो 3 ही चैप्टर बाकी। 12 तो थर्मोडायनेमिक्स है ना। हाँ वही। वो बड़ा चैप्टर एनसीईआरटी, क्या थर्मोडायनामिक्स बड़ा है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में तो बड़ा नहीं, छोटा ही है एनसीईआरटी में। करें रेडिएशन स्टार्ट करें। हाँ सर। देखो रेडिएशन एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है ना। रेडिएशन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होता है। तो इसमें लिखो पहले थोड़ा बहुत, इसमें लिखो। एक मिनट। Yes, sir. लिखे एनी बॉडी whose temperature is above 0 केल्विन, और ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, -270। हाँ। तो anybody whose temperature is above 0 Kelvin radiates energy in the form of electromagnetic waves। तो सर आपने ये रेडिएशन एनर्जी के बाद क्या बोला? in the form of electromagnetic waves। Spectrum of electromagnetic waves। हेडिंग है। नया तो हेडिंग। कोई भी तो
रेडिएशन क्या है? कोई भी जो बॉडी 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे है वो एनर्जी रेडिएट करती है, ये कंफर्म है। अब कम करती है ज्यादा करती है वो अलग बात है। समझ रही बात ये है ना? स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अपन लिखेंगे, ऐसे बना लेना। रेडियो वेव्स होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद होती है माइक्रोवेव्स, फिर होती है इंफ्रारेड वेव्स, केमिस्ट्री वाला है ना, केमिस्ट्री वाला। फिर Visible. विजिबल विजन आता है, VIBGYOR, विजिबल विजन आता है। फिर होता है अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। कॉस्मिक। इंफ्रारेड ठीक है, कॉस्मिक नहीं लिखेंगे? कॉस्मिक वो ठीक है, इतना काफी है, सफिशिएंट होता है। विबगर उल्टा क्यों? हाँ ये उल्टा वो ही ये होता है। सब उल्टा है विबगर। जब अपन ऐसे चलते हैं, ठीक है, एरो की डायरेक्शन का ध्यान रखना। जब हम ऐसे चलते हैं तो वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और एनर्जी इंक्रीज होती है। विबग्योर में वॉयलेट कलर की वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 3800 एंगस्ट्रॉम और रेड कलर की वेवलेंथ 760 ये अप्रोक्सीमेटली है, कभी नहीं 72 है, सॉरी ये अप्रोक्सीमेटली रेंज लिखवा रहा हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी Chemistry में क्या लिखना है? हाँ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ना? क्या बोल रहे हैं? हाँ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है, रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, तो इंफ्रारेड मतलब लाल दिखाई देगा। सर हाँ सर आपने मतलब वो मेरा पता नहीं नेटवर्क इश्यू है तो बीच बीच में कम कट जाता है, तो आप बोलो ना 72000 के बाद क्या बोला आपने? मैंने ऐसे बोला था थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है, ये अप्रोक्सीमेटली रेंज है, और उसके बाद वो इंफ्रारेड वाला था, है ना। अब देखो होगा क्या। जैसे मान लो अगर किसी आयरन की रोड को आप टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हो, गर्म करना स्टार्ट करते हो, तो उसका कलर कैसा दिखाई देगा आपको थोड़े टाइम के बाद? रेड। रेड कलर का दिखाई देगा। और ज्यादा गर्म करोगे तो रेड ग्रीनिश जैसा हो जाएगा। येलो ऑरेंज जैसा। येलो ऑरेंज जैसा हो जाएगा। और गर्म करेंगे तो वाइट हो जाएगा। व्हाइट हो जाएगा। अब व्हाइट मतलब क्या है कि उसमें सारे कलर आ गए हैं। व्हाइट लाइट मतलब क्या होती है? उसमें सारे कलर होते हैं, मतलब विबग्योर में जितने 7 कलर हैं वो सारे के सारे उसमें कलर आ जाते हैं। समझ रही बात ये? यस सर। तो जब हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते रहते हैं ना, तो उससे होता क्या है कि कलर चेंज हो रहे हैं, मतलब वेवलेंथ बाहर निकल रही है। बेसिकली बात क्या है कि वेवलेंथ निकल रही है, कलर क्या होते हैं वो ना। समझ रही बात ये? यस तो सर। वो ऐसा रहा है कि मान लो जैसे आपसे बोला जाए 3 बॉडी में बनाता हूँ, है ना। 3 अपन बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। पंजा भाई, पीयूष, पीयूष, हाँ सर। सब हालचाल मजे में बेटा? तो दिवाली पे यही था या गया था? हाँ यही था। यही था क्या? ये कोई अपने पास बॉडी है, इसका टेम्परेचर TB और इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर TS, ठीक है। तीनों केस में यही है, TB TS TB TS। समझ रही बात ये? इस वाले केस में मान लो कि इफ TB और TS बराबर हैं तो क्या होगा बताओ?
नो एक्सचेंज ऑफ हीट। गैस ट्रांसफर बराबर नहीं है, तो होता। क्या बॉडी और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है? नो नहीं। सर। नहीं हो रहा। क्या बॉडी और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है? नो सर। नहीं सर। हो रहा है, हो रहा है। अभी अपन ने क्या बोला था? इक्वल हो रहा है। है ना, हीट एक्सचेंज इक्वल है, बट एक्सचेंज तो हो रहा है, जितना वो रेडिएट कर रहा है उतना वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। अभी अपन ने क्या बोला था कि कोई भी बॉडी 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे हो तो हीट तो एमिट करती ही करती है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कैपिटल ई से लिख रहा हूं मैं, ये है रेडिएटेड पर सेकेंड, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब पर Absorb। सेकेंड। ये बनाना है हमें। हाँ, ये बनाना ही है, और क्या है, एग्जांपल दे रहे थे। समझ रही बात ये। अगर मान लो इस वाले केस में बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो क्या होगा? क्या दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है? रेडिएटेड ज्यादा ग्रेटर होता है। दैन। है ना, रेडिएशन ज्यादा है कंपैरेटिवली एब्जॉर्प्शन से। और थर्ड वाले केस में मान लो कि बॉडी का टेम्परेचर कम है सराउंडिंग से, तो अब क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब। बस ये चीज है। हो तो दोनों ही काम हो रहे हैं, बस कम ज्यादा हो रहे हैं या फिर बराबर हो रहे हैं, रेट में डिफरेंस आता है। हीट एक्सचेंज तो होता ही होता है। जैसे अब एक कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है। अगर मान लो दो बॉडी जिनके टेम्परेचर इक्वल हैं, तो क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं? हाँ। है तो सही है। थर्मल इक्विलिब्रियम पे। क्या थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज 0 हो जाए? बोलो क्या सर, आप रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? क्या थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर जो हो रही है वो 0 हो जाए? नहीं, डेल्टा क्यू 0 होना चाहिए। है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में जो नेट हीट फ्लो रेट है वो 0 हो जाए। या फिर ऐसा बोलें कि रेडिएशन वाली रेट, मतलब जितने अमाउंट से रेडिएट कर रहा है उतनी अमाउंट से एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, दोनों बराबर हो जाती है। तो जितनी हीट वो एमिट कर रहा है उतनी ही वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है, या रेडिएट कर रहा है उतनी वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। समझ गए बात को? हाँ, इसलिए थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो ये बोला जाता है कि ये डायनामिक प्रोसेस है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है ये। थर्मल इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक होता तो इसका मतलब ये होता कि हीट फ्लो रेट 0 हो जाता, दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, बट वो हीट एक्सचेंज होता रेडिएशन में तो 0 नहीं होगा। हाँ, अब रेडिएशन में वो कभी 0 नहीं हो सकता ना। रेडिएशन 0 नहीं होता है ना, हर बॉडी रेडिएट कर रही है, बट वो कम ज्यादा करती है। जैसे तू बैठा है ना, तो तू भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना, तेरी बॉडी से भी एनर्जी रेडिएट तो हो ही रही है, बट वो इतनी कम हो रही है कि पता नहीं लग रहा है। ओके सर, 0 नहीं। ठीक है। सर तो मतलब अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस ला जाए टेम्परेचर में तो मतलब सिग्निफिकेंट हो सकता है रेडिएशन? हाँ, होता ही है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस लेके आए तो किसी चीज को गर्म कर देते हो तो उसके बाद तुम्हें पता लगता है ना कि वो एनर्जी रेडिएट कर रही है। मतलब फिर हम में से भी एनर्जी निकलेगी ऐसा? बिल्कुल करोगे ना, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस लेके आओगे तब। टेम्परेचर जब 0 केल्विन के नीचे जाएगा 0 आ ही नहीं केल्विन, सकता है। पहली बात तो 0 केल्विन ही पॉसिबल नहीं है ना। हाँ वो हम्म इसके बाद लिखो प्रीबोस्ट थ्योरी। रेडिएशन भी है ना। इसी के अंदर चल रहा है, रेडिएशन के अंदर चलेगा सब कुछ ये। लिखे इसमें, पॉइंट लिखे। यस सर, यस। इसमें लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना, एवरी बॉडी, फर्स्ट पॉइंट लिखना, एवरी बॉडी whose temperature is
everybody whose temperature is above to 0 Kelvin everybody whose temperature is above to 0 Kelvin energy radiates energy radiate as well as energy absorb. वो एनर्जी रेडिएट भी करता है एनर्जी रेडिएटेड और एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है। समझ आ गई बात ये? यस सर। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना फिर इसका। when TB और TS, when TB equal to TS, TB और TS समझ गए? टेम्परेचर ऑफ हाँ सर, बॉडी और when TB equal to TS, when TB equal to TS, the rate of energy radiated, the rate of energy radiated will be equal to rate of energy absorbed. ऊपर जो देखा हुआ हाँ, the rate of energy radiated will be equal to the rate of energy absorbed. थर्ड पॉइंट में TB when TB greater TS, तो क्या लिखोगे फिर इसमें? ER greater than ER। लिख लो फटाफट से। और फोर्थ पॉइंट तुम्हें बताइए क्या लिखना है? TB less than TS। समझ आ गई बात ये? यस सर। अब मान लो किसी बॉडी को आपने एनर्जी दी, तो एनर्जी देते हो तो वहां पे तीन काम हो सकते हैं बेसिकली। किसी बॉडी को अगर आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें बेसिकली आपके पास तीन काम हो सकते हैं। वो तीन काम क्या हैं? कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाए, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दी रेडिएट कर जाए, ली, है ना, और कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाए। जैसे मान लो ये एनर्जी आप इसको दे रहे हो, इंसिडेंट एनर्जी, जिसको अपन QI बोल देते हैं। अब इस QI में से क्या होगा? कुछ एनर्जी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो एनर्जी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चलते हैं। नहीं, अबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लगा रहे हैं। उसमें तो ऐसा लगता है ना कि एनर्जी में एब्जॉर्ब ऐसा नहीं करोगे होती है। कि एनर्जी 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। ऐसे नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहे। कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ये देखो यार, रिफ्लेक्शन हो गया, और ये और ऐसे कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी। ये प्रिज्म का रेड डायग्राम लग रहा है। हाँ वही है। प्रिज्म क्या? ग्लास स्लैब का स्टैंडर्ड पैरेलल ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये ट्रांसमिटेड एनर्जी हो जाएगी। अब अपन यहाँ पे ना तीन चीजें लिखेंगे, वो बहुत काम की है। उनके नाम से कंफ्यूज मत होना, बस टर्म को समझना। अरे एक आपकी है, आवाज मुझे नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही मेरे को। तो आपने कैसे रिप्लाई किया? कैसे सुनाई देता है? इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड पावर। स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें देखो पावर इसका नाम है, बट नाम के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला नहीं है ना। पावर कुछ है नहीं यहाँ पे, नाम है बस ये। 1/4 रिफ्लेक्टेड पावर का मतलब है कि कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ है, जितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई है उसमें से कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ है। तो इसे क्या लिख दोगे? QR डिवाइडेड बाई QI। ठीक है ना? फिर होएगा एब्जॉर्बिटिव पावर। एब्जॉर्बिटिव, ये नाम है पावर सब इसके, बट फॉर्मूले क्या है? फ्रैक्शन में क्या, कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब किया गया है इंसिडेंट का। फिर एक है ट्रांसमिटेड पावर।
इसे टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये हो जाएगा क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू आई। समझ आई बात ये? अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि आर प्लस ए प्लस टी का सम क्या होना चाहिए? 1 QI 1 के बराबर होना चाहिए। हाँ, कट जाएगा ना क्यू आई भी, तो भाई क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी बराबर क्यू आई होगा। तो तीनों का मिला के सम क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ लॉस सब अकाउंट हो गया। हाँ, अपन ने लॉस वगैरह जीरो माने, वरना वो लॉस मानेंगे तो फिर कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है, वो सही बात है, बट लॉस जीरो माने है ना। सर अगर 2-3 एनर्जी सोर्स हो तो, क्या बेटा? 2-3 एनर्जी सोर्स हो तो क्या दिक्कत है? इंसिडेंट एनर्जी 2-3 का जोड़ लेंगे और क्या है। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग ब्लैक बॉडी पढ़ेंगे अपन, बट वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी टाइम खत्म हो जाएगा। ब्लैक बॉडी है ना, हेडिंग डाल के रख लेना ब्लैक बॉडी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इधर 4 मिनट है। हाँ 4 मिनट में अभी चालू हो जाएगा पर खत्म नहीं हो पाएगा, चक्कर ही हो जाएगा। मीनिंग नहीं है। अभी 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा इसके बाद। अभी ये और फिर चैप्टर 7 करवाएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहा है? इसके बाद कौन सा करेंगे सर? इसके बाद कौन सा होगा? इसके बाद केटीजी पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, ताकि वो इलेक्ट्रोस्टैट, या फिर हो सकता है ग्रेविटेशन को अगली बार पढ़ेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत ज्यादा सिमिलर है। अगली बार मतलब 12th में? हाँ, क्योंकि उसको 12 के साथ पढ़ोगे तो 2 चैप्टर एक साथ जल्दी हो जाते हैं, नहीं तो फिर 11th में भी ग्रेविटेशन पढ़ाना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो सकता है 12th की स्टार्टिंग ही ग्रेविटेशन से कर लेंगे अपन थोड़े टाइम पहले, अपना बेस तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा ना, इसलिए तो अपना बेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो पहले ग्रेविटेशन पढ़ा देंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाएंगे। तुम्हें 11th में कितना भी बाकी है? बाकी है अभी तो लगेगा टाइम अच्छा खासा। 1 साल, मतलब 3-4 1 साल थोड़ी ना बे, 1 साल। चलो, अभी जितने दिन होमवर्क नहीं मिल रहा है उतने दिन पुराना काम जो पेंडिंग में है उसे खत्म कर लो। समझ रहे हो बात को? वो मतलब रिवीजन एनटीए करने, रिवीजन कर लो, एनटीए वाले क्वेश्चन कर लो, जो पेंडिंग में काम चल रहे हैं वो खत्म कर लो पहले। ठीक है सर। पुराना टॉपिक करनी हो तो एनटीए, फिर वो होमवर्क मिलेगा तो एक साथ ही मिलेगा ना, इसलिए अभी काम खत्म कर लो वो। हाँ तो एनटीए उठा लेंगे। हाँ सर अभी सीआई क्लास है हमारी। हाँ मैथ्स की क्लास है हमारी। यार मेरे को पता नहीं है यार, मैं एक्चुअली अभी घर पे ही हूँ, वहाँ नहीं हूँ सेंटर पे मैं। तो वैसे एनटीए जेईई मेंस का परफेक्ट लेवल है कि थोड़ा नीचे आगे? परफेक्ट लेवल है, एकदम परफेक्ट लेवल है मेंस में। ठीक है, कल मिलते हैं फिर अपन, है ना? यस सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। कोई मैथ्स का मैसेज आने पे ज्वाइन करना है।